नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल में आधुनिक काल के प्रारंभ में नारी महिलाओं की क्या स्थिति थी उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो भारत का ध्येय वाक्य यत्र नार्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है। ऋग्वेदिक काल में पूर्व वैदिक काल के दौरान जब हमारे यहाँ पर नारियों की स्थिति सुदृढ़ थी, नारियों को भी पुरुषों के समान अधिकार थे, वे पुरुषों के समान कार्य कर सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते नारियों की स्थिति में परिवर्तन आना है वो शुरू हो गया। समय के साथ साथ हमारे देश में कई विदेशी आक्रांत आए और विदेशी आक्रांतों ने हमारे देश को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने हमारी संस्कृति को भी बदलने की कोशिश की और हमारी संस्कृति को बदलने के चक्कर में हमारे यहाँ के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए मुख्य तौर से कई तरह की कुरीतियों का प्रवेश है वो कर लिया था। समय के साथ साथ महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में देखा जाने लगा। समाज पुरुष प्रधान था, महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानने लगे, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा था। हमारे देश में शक, हूण, कुषाण, तुर्क, अरब, मुगल जैसे कई आक्रांत आए और उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति के साथ साथ स्त्रीत्व के सतीत्व पर भी आंच उठानी है वो शुरू कर दी। इससे हमारे यहाँ के लोगों ने महिलाओं को बचाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया और उसी का परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावत जैसी कई कुरीतियाँ हैं वो घर कर गई थी। अब हम इन कुरीतियों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सती प्रथा। देखिए, ये प्राचीन भारत में हिंदू समाज के शासकीय वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, राजपूत वंश में देखने को मिलती थी। सती प्रथा में उस समय जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती और स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उस स्त्री को जीते जी अपने पति की चिता के साथ जीवित जलना होता था। इतिहासकार व प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में देखा जाए तो सती प्रथा एक ऐसी कुरीति बन गई थी जिसमें महिलाओं को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती आग की चिता पर है वो बैठा दिया जाता था। और महिलाएं शुरुआत में तो अपनी स्वेच्छा से सती होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी स्थिति में परिवर्तन आना है वो शुरू हो गया। अब महिलाएं जब सती नहीं होती थी तो उनको विभिन्न प्रकार से जिसमें
किसी को उनके बारे में पता न लगे, उनके बारे में जानकारी न लगे, तो ढोल बजाते हुए उसका महिमा मंडन करते हुए और उसे जीते जी पति के साथ सती किया जाता था। यह कुरीति बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसको मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश काल में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1829 में सती प्रथा को है वो समाप्त करवाया था। सती प्रथा पर रोक है वो लगवाई थी। दूसरा अपन देखते हैं कन्यावध। कन्या के बारे में प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी कि जिस परिवार में कन्या का जन्म होता था उस परिवार को पापी माना जाता था, उस परिवार में पाप का कारण माना जाता था। कन्या के विवाह के समय में भी ऐसे ऐसे कई नियम थे। उन नियमों के अनुसार जिनमें त्याग प्रथा, कन्या के विवाह के समय वर पक्ष को मोटा दहेज देना एवं इसके अलावा भी कन्याओं के पिता के लिए अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर को ढूंढना जैसी कई समस्याएं रहती थी और इन आक्रांताओं से भी अपनी पुत्रियों को वे बचा नहीं पाते थे और इस कारण से उन्होंने कन्यावध पर है वो कन्यावध को है वो शुरू करवा दिया था। अर्थात जिसमें बालिका का जन्म होते ही उसको गला घोंट करके मार दिया जाता था। बालिका विशेष तौर से राजपूत परिवार में, क्योंकि उनके महंगे खर्चे, महंगे रीति रिवाज, दहेज प्रथा, जिसके कारण से वे कन्याओं को है वो अपने ऊपर भार मानते थे। इसके बाद अगली कुरीति है जो थी डायन प्रथा या डाकन प्रथा। यह प्रथा भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर से देखी जा सकती थी। डायन प्रथा ये एक ऐसी घिनौनी प्रथा थी जिसके माध्यम से किसी स्त्री को समाज में अंधविश्वास के कारण उसे डायन मान लिया जाता था। उस स्त्री को उस परिवार द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता था। भारत में ऐसी कई जातियां थी आदिवासी जिनमें यह अंधविश्वास अत्यधिक मात्रा में था। झाड़ फूंक करने वाले ओझा भोपा जब किसी स्त्री के डायन होने की पुष्टि कर देते थे, अर्थात भले ही वो स्त्री किसी भी प्रकार की हो और उसके डायन होने की पुष्टि करने पर वहाँ के लोग उसे तरह तरह की यातनाएं देते थे और ये यातनाएं विशेष तौर से गरीब तबके की भोली भाली महिलाओं को सहन करनी पड़ती थी। उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता था। गांव वाले उस स्त्री के कृत्य को डायन से जोड़कर उसे गांव से बाहर निकालते या उसकी पीट पीट कर हत्या भी कर देते थे। काफ़ी समय तक ये कुरीति हमारे समाज में देखने को मिली थी, लेकिन समय के साथ साथ इस कुरीति को भी समाप्त कर दिया गया था। अब है बाल विवाह। उस समय में छोटी छोटी बालिकाओं की शादी कर ली जाती थी, विवाह कर ली जाती थी। जो उम्र खेलने कूदने की होती थी उस बाल्यावस्था में उनके ऊपर घर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता था।
इससे न तो उस बालक बालिका का पूर्ण विकास हो पाता था, ऐसी स्थिति में वे कुपोषण के शिकार भी हैं वो होते थे। हमारे समाज में बाल विवाह का मुख्य कारण ये माना जाता था कि विदेशी आक्रांताओं की बुरी नज़र व उनकी सुरक्षा करने में जब परिवार के पिता, भाई आदि सक्षम नहीं होते थे तो वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर उसका अल्प उम्र में ही विवाह कर अपने जीवन से या अपने कार्यों से मुक्त हो जाते थे। और ये बाल विवाह होने से हमारे यहाँ पर कई तरह के समस्याएं भी देखने को मिली थी। आज भी हम देखते हैं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी अक्षय तृतीया के दिन जो अबू उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है, उस दिन आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश में बहुत से सावे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंगित करती हैं कि उस समय में स्त्रियों पर कई तरह के प्रतिबंध थे। हाँ, तो इसके बाद आती है पर्दा प्रथा। तो देखिए, भारतीय समाज में नारियों को विदेशी आक्रांतों से सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वे पर्दा प्रथा जैसी कुरीति को अपनाने लगे थे। मुस्लिम व अफगानियों के आक्रमण से पूर्व हमारे देश में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ हमारे यहाँ पर भी पर्दा प्रथा प्रचलित हुई और पर्दे प्रथे में हिंदू समाज की स्त्रियों को रहना होता था। हिंदू समाज में विशेष तौर से संभ्रांत वर्ग की स्त्रियों को बाजार में आने जाने पर रोक थी। वे कहीं पर भी खुले में घूम नहीं सकती थी, उन पर पुरानी पाबंदियाँ थी। घर परिवार में भी स्त्रियों को घूंघट के बीच रहना होता था और इस घूंघट के बीच उन्हें अपना पूरा जीवन है वो बिताना होता था। ससुराल पक्ष में भी स्त्री को घूंघट में रहना होता था। इस तरह ये पर्दा प्रथा काफ़ी तेज हो गई थी और इस पर्दे प्रथे में ग्रामीण समाज की स्त्रियों पर काफ़ी बुरा असर है वो पड़ रहा था। आगे है दास दासी प्रथा। तो देखिए, प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जितने भी जो राजवंश थे और उन राजवंशों के पास में उनकी सेवा के लिए दास दासियां रखी जाती थी। वे दास दासियां उनके पास रहकर उनकी सेवा करती और अपना पूरा जीवन उनके साथ ही बिताती थी। जब किसी शासक की पुत्री का विवाह होता तो उसकी पुत्री के साथ सेवा के लिए कुछ दासियां भी भेजी जाती थी, जो उनके साथ वहाँ पर माँ बाप परिवार को छोड़कर भी रहती थी।
दास दासियों को मध्यकाल में बाजार में भी बेचने का रिवाज प्रचलित था। इनके बाजार बने हुए थे और उन बाजारों में इन्हें बेचा जाता था और जो खरीद के लेके जाते जीवन भर उनके अधीन रहकर इनको अपना जीवन बिताना पड़ता था। भारतीय समाज में दासियों की जीवन स्थिति काफ़ी विकट थी। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। उन्हें मालिक के हर आज्ञा का पालन करना होता था और पालन न करने पर उन्हें तरह तरह की सजाएं हैं वो दी जाती थी। इसके अलावा उस समय महिलाओं में अशिक्षा थी। स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उन्हें केवल एक गृहिणी के रूप में ही रखा जाता था। रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वासों के कारण एक लंबे समय तक स्त्रियां पढ़ नहीं पाई। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा व अंग्रेजी स्कूल खुले तो हमारे यहाँ पर कई सम्राट परिवार की स्त्रियाँ पढ़ाई में भाग लेने लगी और धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आना है वो शुरू हो गए। इस तरह हमारे यहाँ पर आधुनिक काल के प्रारंभ में नारियों की दशा शोचनीय थी। वे कई प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त थी और ऐसी स्थिति में उनका जीवन है वो काफ़ी कष्टपूर्ण था। लेकिन समय के साथ साथ उन स्त्रियों के जीवन में सुधार कार्य हुआ और वे भी शिक्षा की ओर बढ़ी। कई कुरीतियों पर हमारे समाज सुधारकों ने रोक लगवाई। स्त्रियों को वापस ऊंचा स्थान दिलाने की कोशिशें वो की गई थी। धन्यवाद।